Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर हुआ? Yes, ma'am. तो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था बोलो? लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था, मेनली जो था वो प्रोराटा पढ़ा था, प्रोराटा ऑफ शेयर्स पढ़ा था हम लोगों ने। याद है ना तुम लोगों को? Yes, ma'am. तो लास्ट हम लोग का कौन सा सम्स था? ये वाला था, रश्मि लिमिटेड इशूड, ये वाला था ना लास्ट सम। याद है तुम लोग को लास्ट कौन सा वाला किए थे? अरे कुछ तो बोलो। यही वाला किए थे लास्ट। देखो तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। ये रश्मि लिमिटेड वाला किए थे ना हम लोग, 25,000 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर दोनों था, इंटरेस्ट ऑन कॉल 41 Yes, पॉइंट, ma'am. यही वाला लास्ट था। उसके बाद फॉर फीचर आ गया था, तो मैंने बोला कि फॉर फीचर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो आज हम लोग फॉर फीचर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पता है तुम लोग को फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हो फॉर फीचर, ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या होता है? बताओ, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो देखो क्या है, द टर्म फॉरफिट एक्चुअली मीन्स टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन क्यों? अब शेयर होल्डिंग जो है वो कैंसिल कब होगा? शेयर होल्डिंग कैंसिल तब होगा अगर शेयर होल्डर पैसा ना दे तो बताओ, कभी क्या एप्लीकेशन का पैसा कोई ना भी दे, ऐसा हो सकता है? या फिर एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, उसके आगे जो हम लोग ड्यू करते जाते हैं उसमें कोई देता है कोई नहीं देता है। जो पूरा पैसा पे करेगा उसे शेयर होल्डर बनाएंगे, उसे अलॉटमेंट देंगे, और जो नहीं करेगा उसको अलॉटमेंट आगे जाके नहीं देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, मतलब जो कंडीशन है कि आपको अलॉटमेंट इतने दिन के अंदर पे करना है, फर्स्ट कॉल इतने दिन के अंदर, फाइनल कॉल इतने दिन के, अगर अगर नहीं पे किया जाता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर होता है, तो कंपनी क्या कर सकती है? फॉरफिट कर सकती है उसका शेयर। It is very common that one or more shareholders fail to pay their allotment and or calls on the due dates. Due date पे ऐसा हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर अलॉटमेंट या फिर कॉल मनी ना दे पाए, या फिर दोनों ही ना दे पाए। फेलियर टू पे कॉल मनी रिजल्ट्स इन फॉरफिट ऑफ शेयर्स। अगर फेलियर हो जाता है तो क्या होगा? शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज द एक्शन टेकन बाय ए कंपनी टू कैंसिल द शेयर। मैंने बोला कैंसिल, ठीक है। इसका फॉरफीचर है क्या? फॉरफीचर एक्चुअली यही है कि कंपनी जो है वो शेयर को कैंसिल कर देती है, जो होल्डिंग है उसको, क्योंकि पैसा नहीं दोगे तो किस चीज के होल्डिंग तो तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, द डायरेक्टर्स आर यूजुअली एम्पावर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब ए ओ ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तुम लोग लॉ में बहुत बार पढ़ते हो, कंपनी लॉ में ए ओ ए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, मेंशन होना चाहिए। तो डायरेक्टर क्या करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिस तरह से लिखा हुआ है, टू द फॉरफिट दो शेयर्स बाय सर्विंग प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ रहता है कि प्रॉपर नोटिस के साथ, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया और कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें पहले प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि इतने दिन के अंदर पे कर दो, या फिर पे करने का टाइम आ गया, और इस तरह से नोटिस भेजना पड़ेगा कि अगर तुम पे नहीं करोगे तो तुम्हारा शेयर कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर फॉरफिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर नोटिस के साथ क्या करना पड़ेगा? फॉरफीचर जो है वो, फॉरफीचर का जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। When shares are forfeited, the title of such shareholder is extinguished, but the amount paid to date is not refunded to him. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा वो होल्डिंग से जो टाइटल है, मतलब तुम्हारा जो उस पे जो पावर था वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, लेकिन
अब तक जितना भी पैसा पेमेंट किया, कम से कम एप्लीकेशन तो पेड होगा ही, ठीक है। अगर अलॉटमेंट से ही फेलियर चालू हो गया है तो भी एप्लीकेशन तो पे होगा ही। तो जितना पे हुआ है, जितना अब तक शेयर होल्डर ने कंपनी को पे करके रखा है, वो कुछ भी रिफंड नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी रिफंड नहीं होगा। तो देखो, जिस दिन शेयर होल्डिंग चला जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, जो टाइटल है मतलब शेयर होल्डर का जो नाम रहता है वो कैंसिल हो जाएगा कंपनी के पास से, लेकिन जो शेयर का पैसा अभी तक उसने कंपनी में दिया है वो कुछ भी रिफंड नहीं होगा। द शेयर होल्डर देन हैज नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी, और ये कंपनी को क्लेम भी नहीं कर सकता कि मुझे मेरा जो भी पैसा दिया वो वापस दे दो, क्योंकि आप लोग मुझसे मेरा होल्डिंग कैंसिल करवा रहे हो। The power of forfeiture must be exercised strictly having regard to the rules and regulations provided in the article of association। तो ये जो फॉरफीचर का पावर जो है ना, ये किस तरह से, मतलब कोई भी डायरेक्टर या फिर किस तरह से ये पूरा रूल्स रेगुलेशंस जो भी है वो कहाँ लिखा होना चाहिए, वो पहले भी बताया इन लोगों ने। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा उसी प्रोसीड्यूर को फॉलो करके कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर का जो मतलब शेयर है अगर वो पैसा नहीं दे रही है तो वो फॉरफिट करवा देगी, मतलब कैंसिल करवा देगी, ठीक है। So the article of a company usually authorized the directors to forfeit share of a member on account of non-payment of a call or interest thereon after serving him a prior notice as prescribed by the article। तो the article of a company usually authorized, डायरेक्टर को ये अथॉरिटी दिया जाता है कि वो शेयर को फॉरफिट कर पाए, और शेयर को जब फॉरफिट करेगा मेंबर का, ठीक है, मेंबर मीन्स यहाँ पर शेयर होल्डर, क्यों करेगा, पहला बात है एक डायरेक्टर सिर्फ तभी शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल कर सकता है अगर उसका पेमेंट क्लियर नहीं है, नॉन पेमेंट ऑफ ए कॉल और इंटरेस्ट। मान लो कॉल तो किया गया था, कॉल मतलब यहाँ पर कॉल करना मतलब होता है जैसे अलॉटमेंट का पैसा मांगना, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना, फाइनल कॉल का पैसा मांगना, और जब हम लोग ड्यू करते जाते हैं तो शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है, शेयर होल्डर को देना पड़ता है इंटरेस्ट, और अगर शेयर होल्डर एडवांस करता है तो फिर शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को शेयर होल्डर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट। बताओ, मैंने रेट भी तो बताया था, एक एडवांस का रेट, एक एरियर का रेट, बताओ कितना कितना बताया था, दो टेबल भी मैंने दिखाया था, टेबल नंबर कितना में है, रेट क्या होगा बताओ। टेबल नंबर ए में है मैम 6% है कॉल इन एरियर का, और क्या, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो, एक टेबल ए का कट जा रहा है बात। ये देखो, ये 10% और 12%, टेबल एफ, ठीक है, टेबल एफ होता है जिसमें 10% जो है एरियर होने पे और एडवांस होने पे कॉल्स इन एडवांस होता है, ठीक है। तो मुझे ना ठीक से सुनाई नहीं दिया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अगर सही बोले हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद है जिन लोगों को तो एक बार दिखा दिया मैंने, तो याद कर लो 10% और 12%, ठीक है। तो मतलब जो कॉल्स किस लिए कंपनी इसका शेयर फॉरफिट कर सकती है, एक तो नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, मतलब जो कैपिटल टुवर्ड्स पैसा है वो सारा, और उसके अलावा भी अगर इंटरेस्ट वगैरह भी ड्यू हो चुका है, ठीक है, मतलब तुमने बोला कि हाँ हम दे देंगे और उसके लिए तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया है कंपनी ने, फिर भी तुम नहीं दे रहे हो, तो ड्यू जो होते ही जा रहा है, तो फिर कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के डायरेक्टर जो है वो एज पर एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके शेयर को कैंसिल कर देंगे। Director also have the right to cancel such forfeiture before the forfeited shares are reallocated। अब forfeited share reallocated का मतलब ये होता है जो शेयर कैंसिल हो गया है वो फिर से हम लोग चाहे तो किसी को री इशू कर सकते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग चाहे तो री इशू कर सकते हैं, लेकिन री इशू करने के पहले कंपनी उसे क्या करेगी, फॉरफिट करेगी। री इशू करने के पहले उसे फॉरफिट करने का राइट है डायरेक्टर को। अब एंट्री देखो, एंट्री में क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम लोग का एंट्री तीन चीज पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों ने मतलब एज ए कंपनी, क्योंकि तुम लोग तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे, तो कंपनी क्या सोचेगी, कंपनी ये सोचेगी कि मुझे शेयर होल्डर से कितना मिलना चाहिए था, मुझे कितना मिला,
और मुझे कितना नहीं मिला। ये देखो वही चीज यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, स्टूडेंट मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। ये देखो अमाउंट कॉल्ड अप मतलब जितना तक पैसा मांगा गया है, इसका ये चीज ध्यान में रखो। जैसे मान लो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, इंस्टॉलमेंट, ये सब है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। सपोज ये 4 इंस्टॉलमेंट रखा है कंपनी ने, तो एप्लीकेशन का पैसा तो पहले मिल ही जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो फिर आगे का प्रोसीड्यूर होगा ही नहीं। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भर दिया है उन लोगों से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगेंगे। लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे। तो इसे बोला जाता है कॉल्ड अप। देखो कॉल्ड अप फुल्ली नहीं है, ये पार्टली कॉल्ड अप है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा गया है। तो अगर इस हालत में किसी का शेयर कैंसिल कर रहे तो हम लोग ये तो नहीं सोच सकते कि वो मुझे फाइनल कॉल भी देगा, क्योंकि कंपनी ने सबसे इतना तक ही कॉल किया है। तो इतना तक मान लो एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, अलॉटमेंट दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो फिर हम लोग यही सोचेंगे कि उससे हम लोग को ये 3 पैसा मिलने वाला था, ठीक है, ना कि फाइनल कॉल का। तो इसीलिए बोला जाता है अमाउंट कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब अगर हम लोग फाइनल कॉल भी मांग लेते तो उसे बोला जाता है फुल्ली कॉल्ड अप। ये फुल्ली नहीं है, ये है पार्टली कॉल्ड अप है, ठीक है, इसे बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप। तो यहाँ पर कॉल्ड अप अमाउंट से हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए था। तो हम लोग को मिलना चाहिए था एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा, दैट इज कॉल्ड अप होता है। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर, और उस शेयर पे मतलब जो हम लोग कैंसिल करना चाह रहे हैं उस पे हम लोगों को कितना अब तक रिसीव हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया और फर्स्ट कॉल पे मैंने यहाँ क्रॉस लगाया था। इसका मतलब हम लोगों को रिसीव हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो वो चेक करना है हम लोगों को कि कितना अब तक रिसीव हुआ है। अमाउंट ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव, ड्यू कौन सा है? फर्स्ट कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल तो कंपनी ने ड्यू किया ही नहीं, ये कंपनी सोच रही है कि बाद में मांगेगी, ठीक है, ये इसके लिए अभी कॉल नहीं किया, इसको शायद बाद में कॉल करे, तो अभी तक जस्ट इतना ही कॉल किया हुआ है। तो अमाउंट ड्यू, जो ड्यू हुआ था, तो ड्यू क्या क्या हुआ था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। ड्यू हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा कॉल कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल है। तो वो अमाउंट हम लोग को चेक करना पड़ेगा और इसी बेसिस पे हम लोग एंट्री जो है वो पास करवाएंगे। तो इसका जो है अमाउंट हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना तक कॉल्ड अप किया है, हम लोगों को कितना पैसा मिला है और हम लोगों को कितना पैसा नहीं मिला है टूवर्ड्स द कॉल्ड अप अमाउंट। हमेशा कॉल्ड अप पे ध्यान देना है तुम लोगों को। 10 रुपीज का शेयर है तो 10 से कर दिए नहीं, अब 10 में मान लो ये 2 रुपीज है, ये 3 रुपीज है और ये 1 रुपीज है, तो कॉल्ड अप हो जाएगा 3 to 5 और 1 6, कॉल्ड अप हो जाएगा 6। और ये मान लो फाइनल कॉल 4 रुपीज का है, तो टोटल कितना हो जाता है 10, लेकिन कॉल्ड अप हम लोग का 6 तक है और अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 मेरे एग्जांपल के हिसाब से, और अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वो है ₹1 और ये जो कॉल्ड अप है ये हो जाएगा ₹6। इस तरह से तुम लोग को एंट्री पास करवाना है। वी नो दैट शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, हम लोग को पता है कि शेयर पार प्रीमियम दोनों में ही हम लोग इशू कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंटरेस्ट फॉर फॉरफीचर विल वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को एक चीज सीखना पड़ेगा। अगर ये जो एंट्री हम लोग पास करवाएंगे, ये तो मैंने पार वैल्यू पे बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर प्रीमियम होगा तो उस केस में क्या होता है, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। तो उसके लिए शायद नीचे बताया हुआ होगा, तो पहले यहाँ देख लेते क्या बताया। यहाँ पर बता रहा है कि पार, ये पहले जो है पार वाला बताया कि पर में होने से हम लोगों का क्या एंट्री होगा। तो देखो वही है, यहाँ पर लैंग्वेज में पता है, हम तुम लोगों को एंट्री से समझा देते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, जितना शेयर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मीन जितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉरफीचर का एंट्री है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर मीन्स जितना कैंसिल कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, अभी जैसे मैंने दिखाया था। टू शेयर फॉरफीचर मतलब जो अमाउंट हम लोग को मिल गया है, देखो क्रेडिट किया है, जो पैसा मिल गया है वो कंपनी का तो प्रॉफिट है ना, क्योंकि उससे पैसा ले लिए और उसका शेयर भी कैंसिल कर दिए, और कैंसिल कर दिए क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी उसने पे किया है, जितना भी
भी करे, वो कुछ भी वापस अगर नहीं करेंगे तो वो कंपनी के लिए पूरा ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर जो अमाउंट ड्यू हुआ है बट हम लोगों को नहीं मिला है, यहाँ पर जो एक मतलब इन जनरल फॉर्म है उसमें दिया है अलॉटमेंट, मतलब स्टार्टिंग जो होता है फेलियर का वो अलॉटमेंट से ही हो सकता है, बिकॉज एप्लीकेशन में कोई फेलियर होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन भरेगा नहीं तो उससे कंपनी क्यों बाकी पैसा मांगेगी, तो एप्लीकेशन सबको भर ही देता है, ठीक है। जो फेलियरिटी स्टार्ट होता है वो अलॉटमेंट से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर देखो दिया है इन लोगों ने अलॉटमेंट, उसके बाद दिया है टू शेयर फर्स्ट कॉल अगर फर्स्ट कॉल फेलियर हो जाएगा, और टू शेयर फाइनल कॉल अगर फाइनल कॉल फेलियर हो जाता है। तो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री दिया। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, where all amounts due on allotment first call and final call have been transferred to call scene area, लेकिन अगर ये एंट्री जो है विदाउट यूजिंग कॉल सीन एरिया है, ठीक है। अगर ये देखो ये जो है ना ये तो कॉल सीन एरिया ही है ना, जैसे जो लिखा हुआ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब अलॉटमेंट का पैसा हम लोगों ने मांगा था लेकिन उसने दे ही दिया, तो कॉल सीन एरिया फर्स्ट कॉल मांगा था लेकिन नहीं दिया, कॉल सीन एरिया फाइनल कॉल मांगा था नहीं दिया, तो कॉल सीन एरिया। तो ये कॉल सीन एरिया से अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सीन एरिया, ये तीनों का टोटल कॉल सीन एरिया पे लिख देंगे। ये देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीन एरिया टू शेयर फॉरफीचर, तो हम लोग दोनों तरह से एंट्री कर सकते हैं। अब एक रीजन होता है कब कॉल सीन एरिया यूज करेंगे और कब हम लोग डेटा लिखेंगे, अगर मतलब कब हम लोग एग्जैक्टली लिखेंगे कि कौन से कॉल पे ये जो है देखो अलॉटमेंट पे हम लोगों को नहीं मिला या फिर फर्स्ट कॉल पे, कब नेम जो है वो मेंशन करना है और कब हम लोग को कॉल सीन एरिया लिखना है। जब हम लोग स्टार्टिंग का एंट्री हम लोग जब पास करवा रहे थे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अगर हम लोग ऑन दैट मोमेंट कॉल सीन एरिया यूज किए हैं तो अभी भी कॉल सीन एरिया यूज करेंगे, कॉल सीन एरिया को क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे। और अगर हम लोग कॉल सीन एरिया नहीं यूज किए हैं, देखो हम ये बताना चाह रहे हैं सपोज अलॉटमेंट में हमारा कॉल सीन एरिया हुआ तो क्या होगा, ये देखो अगर अलॉटमेंट में हुआ है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल सीन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ सपोज बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, कॉल सीन एरिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 100 रुपीज मिलना चाहिए था, 90 मिला है, 10 नहीं मिला है, ये होता है। अगर हम लोग कॉल सीन एरियर को डेबिट किए हैं तो कॉल सीन एरियर क्रेडिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर। लेकिन अगर हम लोगों ने ये एंट्री पास करवाया है बैंक अकाउंट डेबिट 90, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90, ठीक है, ये नेट एंट्री हो गया, ठीक है। हम लोगों ने कॉल सीन एरिया नहीं दिखा है, हम लोगों ने सिर्फ उतना ही दिखा है जितना हम लोग को रिसीव हुआ है। लेकिन इसके पहले हम लोग का ड्यू एंट्री क्या था, ड्यू एंट्री ऑब्वियसली ये था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से था 100, ठीक है, ये टोटल 100 माना है ना मैंने, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल था। अब जब हम लोगों को पैसा रिसीव हुआ तो 100 की जगह कितना रिसीव हुआ है, 100 की जगह हम लोगों को 90 रिसीव हुआ है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर देखो अलॉटमेंट 100 से डेबिट हुआ, 100 से क्रेडिट हो गया, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एंट्री इस तरह से हो गया, नेट एंट्री बैंक डेबिट 90, कॉल सीन एरिया 10 और इक्विटी शेयर कैपिटल 100। लेकिन यहाँ पर देखो अगर हम लोग नेट एंट्री करते ये वाला नहीं करते, इसके बाद ये वाला एंट्री करते, तो प्रॉब्लम ये है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 100 हुआ है, ठीक है, डेबिट, लेकिन जब क्रेडिट हुआ है तो सिर्फ 90 हुआ है, तो यहाँ पर एक 10 रुपीज का गैप क्रिएट हुआ है। तो ऑन दैट केस जब शेयर फॉरफिट होगा तो हम लोग को ये एंट्री करना चाहिए, तब हम लोग को लिखना चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो है, ठीक है, टू कॉल सीन एरियर, ये नहीं लिख के हम लोग को लिखना चाहिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तब हम लोग को लिखना चाहिए नाम स्पेसिफाई करना चाहिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दैट इज ₹10। अगर हम लोग 10 रुपीज यहाँ पर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 90 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अगर हम लोग कॉल सीन एरियर के जगह जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, ये देखो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा ये वाला, यहाँ पर क्या नाम मेंशन था टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये
ये अगर समझ जाओगे कि कब कॉल्सिन एरियर से हम लोगों को फॉरफीचर का एंट्री करना चाहिए और कब कॉल्सिन एरियर की जगह इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल करना चाहिए, तो कोई भी सम्स करोगे तो गलत नहीं होगा। अगर हम लोग कॉल्सिन एरियर डेबिट कर चुके हैं तो फिर उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर हम लोगों ने डेबिट नहीं किया है, हम लोगों ने नेट एंट्री पास करवाया है, तो मैंडेटरी नहीं है कि करना पड़ेगा। लेकिन अगर सम्स में सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर का ही एंट्री पास करवाओ ऐसा कुछ बोल दे, तो कोई भी एक तरह का एंट्री जो है वो तुम पास करवा सकते हो। उसमें कॉल्सिन एरियर से भी लिख सकते हो या फिर नाम मेंशन करके भी लिख सकते हो। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 10, तो तुम लोग मुझे बताओ इसमें क्या क्या एंट्री होगा। तुम लोग कॉपी में करते जाओ, हम पूछेंगे तुम लोगों से, हम एक बार क्वेश्चन बता देते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड जो है वो 30,000 इक्विटी शेयर फॉरफिट कर रहा है। 10 फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब एक एक शेयर पे 10 रुपए मिलना ही चाहिए क्योंकि कंपनी ने 10 फुल्ली कॉल्ड अप किया था। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स, अच्छा मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट, और ये जो फॉरफिट हो रहा है 30,000 शेयर, ये मिस्टर एक्स के पास है। ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये है मिस्टर एक्स, इसके पास है 30,000 शेयर, इसके पास है 30,000 शेयर, और इसको कॉल्ड अप किया गया है पर शेयर पे 10 रुपीज, और नॉन पेमेंट क्या किया इसने, फाइनल कॉल 4 ईच, ठीक है। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन, अच्छा इसने एप्लीकेशन तो अपना क्लियर करके ही रखा है, करना ही पड़ेगा, टू अलॉटमेंट 4, और इसके बाद है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना है 4, तो देखो 4 4 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो टोटल 10 कॉल्ड अप था, 2 पेड है, 4 पेड है, सिर्फ ये फाइनल कॉल का जो 4 है वो नहीं दे पाया। और यहाँ पर देखो बोला है कि दिस शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार, और ये जब इशू किया गया था तो पर वैल्यू पे इशू किया गया था, दैट इज ₹10। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर, फॉरफीचर के लिए जर्नल एंट्री पास करवाओ। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग नाम मेंशन करके करोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, मतलब इसके पहले वाला एंट्री करोगे, तो मुझे बताओ एंट्री में क्या क्या अमाउंट लिखेंगे, बताओ। तुम लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ एंट्री में क्या क्या अमाउंट लिखना चाहिए। हेलो हेलो। Yes, yes, ma'am. हम्म। तो तुम लोग को इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि कितना पैसा मिलना चाहिए था, कितना मिला और कितना नहीं मिला, तो ही हो जाएगा एंट्री कंप्लीट। कर रहे हो तुम मैम लोग? फाइनल कॉल नहीं मिला। अच्छा, फाइनल कॉल नहीं मिला। 30,000 into 4, 30,000 इंटू 30,000 इंटू 4, 4, हाँ। 1,20,000। हम्म। और ये तो और नहीं,
मिला कितना ये तो दिख रहा है। मिल गया, मतलब ये एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी मिल हाँ, गया। तो कितना हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000। और मिलना कितना चाहिए था? मिलना चाहिए था मैम 3 लाख, 30,000 इंटू 10। 3 लाख। अब इसका एंट्री अगर नॉर्मल करेंगे, ठीक है, विदाउट कॉल्सिन एरियर करेंगे, तो कौन सा एंट्री हो जाएगा? ये वाला, ये देखो, ये वाला, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख। टू शेयर फॉर फीचर हो जाएगा जितना मिला है, कितना आया था वो हमारा 1,80,000, ठीक है। और टू शेयर क्या लिखेंगे, कौन सा वाला नहीं मिला? फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल मैम। अच्छा, फाइनल कॉल लिखा है तो फाइनल कॉल लिख देंगे। ये देखो सिंपल है, बस एक एंट्री करने से ही काम हो जाता है। ये देखो, बैंक सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 10, इतना मिलना चाहिए था, 10 रुपीज मिलना चाहिए था। अब नंबर ऑफ शेयर जितना होगा उतना इंटू कर दोगे। मेन तो ये है आइडेंटिफाई करना कि कितना होगा, तो 10। और जो फाइनल कॉल जो है वो नहीं मिला, दैट इज ₹4। और फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगा जितना मिल गया, दैट इज 6। अब नंबर ऑफ शेयर जो क्वेश्चन में जैसा रहेगा इंटू उतने से कर देंगे। अब लिखना क्या है, नरेशन बीइंग द फॉरफीचर ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। ये देखो पार्टली नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप, तभी तो 10 से किया इंटू। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी 4 रुपीज एट द रेट ऑफ ₹4 each एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डेटेड। ये मैंने बताया था, बोर्ड रिजोल्यूशन जिस दिन पास होता है वो नंबर होगा, जैसे नोटिस नंबर होता है, और डेटेड जिस दिन ये वाला मीटिंग हुआ है कि शेयर जो है वो फॉरफिट होगा, वो डेट, तो वो डॉट डॉट दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में डेट वगैरह ये सब नहीं रहता, वो मिसिंग रहता है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला भी ट्राई करो। देखो यहाँ पर बोला है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 10 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। ये चीज ध्यान में रखो, 10 ईच है कि एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए करके, लेकिन कंपनी ने अभी डिसाइड किया है कि ओनली 8 तक ही कॉल करेंगे, इसलिए 8 कॉल्ड अप दिखा रहा है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 ईच, एप्लीकेशन मनी अच्छा ये 2 ईच के बाद फुल स्टॉप है। एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर, ब्रैकेट में देखो लिख दिया है, एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्सिन एरियर, यानी जो एंट्री होगा वो थ्रू कॉल्सिन एरियर तुम लोगों को करना है। तो फिर से तुम लोग आइडेंटिफाई करो, सारा एंट्री 20,000 से होगा कि कितना मिला है, ठीक है, कॉल्ड अप कितना है वो चेक करो, मतलब कितना मांगा था कंपनी ने, कितना हम लोग कंपनी को मिल गया, यानी फॉर फीचर में कितना है। फॉर फीचर तो कर दिए, फॉर फीचर करने पे कितना मिला है, कैंसिल तो कर दिए और कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तो फॉर फीचर पे कितना मिला है और कितना नहीं मिला है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट होगा 20,000 इंटू 8। अच्छा हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 8, 1,60,000। और कॉल्सिन एरियर पे होगा फॉर नॉन पेमेंट कॉल मनी 2 इंटू कॉल्सिन एरियर पे 20,000, 40,000। 40,000 कॉल्सिन एरियर। और एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट टू कॉल्सिन एरियर टू फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफीचर, उसमें अमाउंट में 20,000 इंटू 6। हाँ 20,000 इंटू 6। तो सबसे पहले तुम लोग ये आइडेंटिफाई कर लो तो फटाफट हो जाएगा। 20,000 इंटू 6 मैम 1,20,000। 1,20,000। सॉरी 1,20,000 तो हो गया टोटल 1,60,000। ये देखो इसी तरह से क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर जो है वो फॉरफिट हो रहा था, कॉल्ड अप 8 था, कॉल्सिन एरियर में एंट्री पास करवाने बोला है। अगर ऐसा नहीं बोलता तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, नॉन पेमेंट जो है उसके लिए लिखते हैं टू फर्स्ट कॉल, ठीक है, और टू शेयर फॉरफिचर में 6 रुपीज गया, बिकॉज ये 2 और ये 4, ये दोनों हम लोगों को मिला है, तो इसीलिए
4 + 2 यानी 6 रुपीज से एंट्री पास होगा और नंबर ऑफ शेयर्स तो 20,000 था, तो सारा एंट्री 20,000 से मल्टीप्लाई होके ही होगा। ये था पर शेयर, अगर मतलब इशूड एट पर है। लेकिन अगर इशूड एट प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब पर वैल्यू से ज्यादा पे जब हम लोग इशू करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। तो क्या होगा ये ध्यान से सुनो, ये इसमें थोड़ा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स क्या है देखो, इन दिस केस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट हो रहा है वो एज इट इज रहेगा जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। If the premium on such shares has not been paid by the shareholder। अब मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था कि प्रीमियम नॉर्मली किस टाइम पे मांगा जाता है, बताओ। प्रीमियम जो है नॉर्मली किसके साथ कॉल किया जाता है, मैंने ये भी बताया, अलॉटमेंट के साथ। क्वेश्चन में अगर कुछ ना स्पेसिफाई करे तो हम लोग ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट, इसके अलावा अगर स्पेसिफाई कर देगा तो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैंसिल इट इफ इट वाज क्रेडिटेड अर्लियर। अब ये बात समझो, इट वाज क्रेडिटेड अर्लियर का क्या, अगर एप्लीकेशन में मांगा जाता है प्रीमियम का पैसा तो वो तो एप्लीकेशन के साथ आ ही जाएगा। ये देखो बैंक टू क्या हो जाएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर क्या हो जाता है, एप्लीकेशन, फिर क्या होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर पैसा एप्लीकेशन के साथ मांगा जाएगा तो अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मांगा जा रहा है तो एप्लीकेशन जब हम लोग रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली प्रीमियम का पैसा भी रिसीव करेंगे। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने 12 रुपीज लिया, ठीक है, तो एप्लीकेशन का था 10 रुपीज, सॉरी 12 रुपीज, कैपिटल का था 10 और प्रीमियम था 2, ठीक है। सपोज एप्लीकेशन का जो है, एप्लीकेशन का पैसा है 12 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो एक चीज सोचो, अगर कोई एप्लीकेशन भर रहा है तो वो ऑब्वियसली अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मांगा जाएगा तो वो प्रीमियम क्लियर कर ही देगा, ठीक है। प्रीमियम का पैसा कभी भी ड्यू नहीं रहेगा अगर ये एप्लीकेशन के साथ मांगा जाता है तो। ये गया फर्स्ट पॉइंट, ये समझो अच्छे तरह से। देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड जो है नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली ये होता है कि अलॉटमेंट के साथ मांगा जाता है। तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है, फर्स्ट अलॉटमेंट का एंट्री होता है ड्यू। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरह से लिखते हैं। और जब रिसीव करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और जब पैसा रिसीव करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इस तरह से लिखते हैं। मतलब सपोज अलॉटमेंट में है 12 रुपीज, कैपिटल का है 10, प्रीमियम का है 2, और जब पैसा रिसीव करेंगे तो कितना करेंगे 12 रुपीज, अगर पैसा पूरा क्लियर होगा तो। और अलॉटमेंट में भी कितना चला जाएगा, ₹12। क्या ऐसे ही करते हैं हम लोग, बताओ। हेलो, यस मैम। ऐसे ही करते हैं। ड्यू के टाइम पे ही हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी ड्यू करते हैं कि हम लोग जो 12 रुपीज, हम लोग को जो 12 रुपीज मिलने वाला है वो 10 टूवर्ड्स कैपिटल होगा और 2 जो है वो टूवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। अब जब रिसीव कर लिए तो 12 रुपीज मिल गया और हम लोगों ने वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। बेसिकली एंट्री ये जो है न्यूट्रल हो गया, दिस वन एंड दिस वन, बचा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, अगर कोई अलॉटमेंट फेल कर रहा है तो अलॉटमेंट फेल करेगा ये कब पता चलेगा, जब हम लोग ये एंट्री पास करवाएंगे या फिर जब रिसीव एंट्री, जब ड्यू करते हैं तब पता चलता है या फिर जब रिसीव करेंगे तब पता चलेगा कि कौन दिया या कौन नहीं दिया। मैम जब रिसीव करते हैं तब पता चलता, जब रिसीव करेंगे तब पता चलेगा। तो जब रिसीव करने गए तब पता चला, तो बताओ क्या हम लोगों ने प्रीमियम को ड्यू कर दिया था, हाँ कि ना। यस मैम। हाँ, तो अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी ड्यू कर दिया था, तो प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये वाला लैंग्वेज समझाएंगे इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, प्रीमियम क्रेडिट हो चुका है। लेकिन जब रिसीव किए तब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला,
सपोज हम लोगों को मिला ही नहीं, अलॉटमेंट का पैसा जो है ये एंट्री हम लोग पास ही नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग का अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं। सपोज एक ही शेयर होल्डर था, उसको 12 रुपीज देना था, वो दिया नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ प्रीमियम ऑन सच शेयर्स हैज नॉट बीन पेड। अब इस केस में क्या हुआ, मैंने मान लिया एक ही शेयर होल्डर था, उसको अलॉटमेंट में 12 रुपीज देना था, 10 रुपीज कैपिटल के लिए, 2 रुपीज प्रीमियम के लिए। इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल किया है। तो यहाँ पर बोला है नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है विल बी डेबिटेड टू कैंसिल इट। जब हम लोग कैंसिल मतलब फॉरफीचर, जब फॉरफीचर एंट्री पास करवाएंगे इस शेयर होल्डर का जो एक शेयर होल्ड करके है, तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी क्रेडिटेड है। जब ये पैसा रिसीव ही नहीं हुआ तो इसे कैंसिल करेंगे, जब इसका शेयर जब कैंसिल करेंगे तो हम लोग जब इसका फॉरफीचर एंट्री डालेंगे तो प्रीमियम, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट मतलब हम लोग का प्रॉफिट होता है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस के अंडर चला जाता है। तो ये तो ड्यू एंट्री था, रिसीव हुआ नहीं, तो ये रिजर्व सरप्लस में भी नहीं जाना चाहिए था, तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसे कैंसिल कहाँ करें, जब फॉरफिट कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अर्ली क्रेडिटेड हो चुका है क्योंकि अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट में फेलियर हुआ है, अगर क्रेडिट हो चुका है और पेड नहीं है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दो कंडीशन याद रखना है, पहले देखना है कि क्रेडिट हुआ था या नहीं हुआ था। अब प्रीमियम है तो क्रेडिट तो होगा ही, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन में हुआ था, वो वाला पॉइंट याद करो, तो फिर एप्लीकेशन में अगर होता है तो उसके बाद अगर अलॉटमेंट में फेलियर होता है तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बात नहीं आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हो चुका है, वो पैसा मिल चुका है। अगर ये केस अगर ऐसा होता कि एप्लीकेशन में प्रीमियम था इंक्लूडेड और अलॉटमेंट फेल कर रहा है, तो इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो पेड है। अगर पेड है तो क्रेडिट पहले तो हुआ था लेकिन फिर भी हम लोग उसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को वो पैसा मिल चुका है। मतलब सिंपल सा बात है, तुम्हें पैसा मिल गया है तो कुछ मत करो, और तुम्हें पैसा नहीं मिला है, तुमने सोचा था तुम्हें पैसा मिलेगा, ये सोचने वाला एंट्री था, ड्यू एंट्री, और तुमने सोचा कि पैसा मिलेगा लेकिन नहीं मिला तो कैंसिल करो क्योंकि तुमने उसे ड्यू करके रखा है। और अगर तुम्हारा पैसा रिसीव है तो फिर उसे कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यही वाला मेन पॉइंट होता है कि प्रीमियम में हम लोग फॉरफीचर का एंट्री जब करेंगे तो किस तरह से प्रीमियम को ट्रीट करें। अब मैंने जो इतना कुछ बोला ये देखो यहाँ बताया एक लाइन में, इफ द प्रीमियम हैज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी, जो मैंने फर्स्ट वाला एंट्री बताया एप्लीकेशन के साथ अगर मिल रहा है सपोज तो वो रिसीव हो गया, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड इवन इफ द शेयर्स फॉरफिटेड, अगर मिल चुका है और हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मान लो एप्लीकेशन का पैसा भी 12 रुपीज था और जो अलॉटमेंट का पैसा है वो 10। अब मान लो ऐसा अगर है कि एप्लीकेशन, ये सपोज हम एप्लीकेशन लिख देते, ये देखो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम का पैसा हम लोग को रिसीव हो गया। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव है देन अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा है, सपोज यहाँ पर और प्रीमियम नहीं लगाते, ये सपोज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 भी रख दिया मैंने, ठीक है, और बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं हो पाया, मतलब प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में मांगा गया तो वो मिल गया, ठीक है। तो अगर रिसीव है तो उसे डेबिट जो है नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों को रिसीव हो चुका है। तो ये पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना है कि प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि प्रीमियम अगर मिल गया है तो कुछ मत करो, और प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो प्रीमियम नॉर्मली क्रेडिट होता है तो उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट करना है। ये पॉइंट याद रखोगे तो जब प्रीमियम वाला शेयर फॉरफिट होगा उसका एंट्री दिक्कत नहीं होगा, उसके एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पर लिख गया देखो, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, अगर कोई प्रीमियम जो है सिक्योरिटीज का वो अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। ड्यू हुआ था, अगर पहले ड्यू हुआ था, और यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट जो अमाउंट ड्यू हुआ है बट नॉट पेड, इसी तरह से जितने सारे पे ड्यू हुआ है बट नॉट पेड, अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल, एंड शेयर फॉरफीचर जितना पैसा हम लोगों को मिल चुका है। और अगर
ये है इफ प्रीमियम नॉट रिसीव। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो देखो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला एंट्री है इसे हटा दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर पैसा तुम्हें मिल गया है तो कैंसिल क्यों करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ था और जब उसके बाद तुम बैंक डेबिट किए और उसके साथ प्रीमियम का पैसा रिसीव कर चुके हो तो उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उसे कुछ मत करो। और अगर नहीं रिसीव हुआ है तो अगर वो ऑलरेडी क्रेडिटेड था तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है तो तुम लोग इसे सॉल्व करो। यहाँ पर देखो एक्स लिमिटेड फॉरफिट क्या है 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया 100, which were issued at a premium of 20%। ये प्रीमियम में इशू किया गया था 20% यानी ₹20। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, एप्लीकेशन में कितना देना था 20, अलॉटमेंट में 50 और इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम यहीं पर इंक्लूड है, यानी अलॉटमेंट का ये देखो एप्लीकेशन का कितना हो जाएगा 20, अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 30 प्लस कितना हो जाएगा 20, 30 प्लस 20। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ बोल दिया है 50 रुपीज, तो 50 50 100 और 120 और तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो 120 ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड। सिर्फ ये वाला क्लियर है, ये दोनों क्लियर नहीं किया है। एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर। तो जर्नल एंट्री तो पास करोगे, मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या प्रीमियम का पैसा ड्यू हुआ है और क्या प्रीमियम का पैसा मिला है, ये बताओ। नहीं मिला है। नहीं मिला है, क्या ड्यू हुआ है? हाँ ड्यू हुआ है। हाँ ड्यू तो होगा ही, तभी तो कंपनी बोल रहा है कि मुझे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। 100 तक पूरा कॉल्ड अप है ना, कॉल्ड अप मतलब ही ड्यू, ड्यू मतलब क्या मांगा गया है, तो मांगा है तभी कंपनी बोल रहा है कि मुझे नहीं मिला। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा ड्यू हुआ है लेकिन प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कैंसिल करो, कैंसिल करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को ना, क्योंकि देखो तुम्हें किसी से पैसा मिलने वाला था, तुमने उसके लिए कॉपी में लिख के रखा था कि मुझे इससे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें उससे वो पैसा मिलने वाला है नहीं, तो तुम उसे काट दोगे कि नहीं काटोगे? काट दोगे ना, नहीं मिलेगा छोड़ो क्या करें। तो उसी तरह से तुम्हें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री पास करवाना पड़ेगा। अगर तुम्हें उम्मीद है कि पैसा मिलेगा तो तुम वो नाम नहीं काट कैंसिल करोगे, लेकिन तुम्हें अगर मतलब पूरा उम्मीद ही खत्म हो गया कि इससे और कभी नहीं मुझे पैसा मिल सकता है, तो तुम फटाफट उसका नाम क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे अपने पास से। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एंट्री को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। और जो प्रीमियम का पैसा है वो ड्यू था क्योंकि कंपनी ने कॉल किया था, तो हम लोग का एंट्री कौन सा होगा, ये देखो हम लोग का एंट्री इस तरह से होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 5000 शेयर्स वाला एंट्री है। देखो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 5000, 5000 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 100 मैम, 100 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीमियम यूज करेंगे। 5000 इंटू प्रीमियम का कितना है 20, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाला एंट्री यूज करते हैं, टू शेयर कहाँ से मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से नहीं मिल रहा है। इफ अमाउंट ड्यू, देखो अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया था लेकिन नहीं मिला तो उतना लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट एंड फाइनल यहाँ मिला के है तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल इस तरह से एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ लिख दोगे और अमाउंट हो जाएगा 5000 इंटू 50, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा ये बताओ, अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा 50 ही होगा। और फॉरफीचर में कितना जाएगा, जो मिला है दैट इज एप्लीकेशन, यहाँ पर हमेशा 50 होगा क्योंकि अलॉटमेंट का ओवरऑल पैसा जो है वो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो क्रेडिट होके रखा था वो डेबिट हो गया, 2020 कैंसिल हुआ बिकॉज पहले भी 20 जो है ये क्रेडिट हुआ था, लेकिन अलॉटमेंट भी तो डेबिट हुआ था 50 से, तो फिर कैंसिल कितने से करना पड़ेगा 50 से करना पड़ेगा। क्योंकि इस शेयर के लिए जब हम लोगों ने एंट्री पास करवाया होगा एकदम स्टार्टिंग में, तो क्या किया होगा ये देखो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो ये कितना किया होगा हम लोगों ने 5000 इंटू कितना किया होगा 20, 5000 इंटू किया होगा 20, ठीक है, जितना भी आए। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू कितना हो जाएगा 20, 5000 इंटू कितना हो जाएगा 20। इसके बाद जब अलॉटमेंट का एंट्री पास किया होगा तो ड्यू एंट्री पास होगा पहले, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस तरह से हुआ होगा। तो 5000 इंटू कितना हुआ होगा 50, और यहाँ पर कितना हुआ होगा 5000 इंटू 30, और यहाँ पर कितना होगा 5000 इंटू प्रीमियम का है 20, और जब रिसीव करने गए तो पैसा मिला ही नहीं। तो अब देखो ये जो है मैंने ये सिर्फ 5000 के लिए एंट्री पास करवाया, जब रिसीव करने गए तो कुछ मिला ही नहीं, बस इतना ही एंट्री इस शेयर होल्डर के लिए पास करवा पाए, ठीक है। तो अब देखो अलॉटमेंट का जो है, अलॉटमेंट का 5000 इंटू 50 ये ऑलरेडी डेबिट होके रखा था, तो उतना से ही क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि अगर पैसा रिसीव होता तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के, इसीलिए 5000 इंटू 50 करना चाहिए। लॉजिक है बात में, पहले जितना डेबिट होके रखा है कैंसिल करने के लिए उतना ही क्रेडिट करना पड़ता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5000 इंटू 20 क्रेडिट होके रखा है, 5000 इंटू 20 क्या हो गया डेबिट, ठीक है। और कैपिटल में ये देखो 5000 इंटू 30, और यहाँ पर देखो कैपिटल में कितना है 5000 इंटू 20, ठीक है 5000 इंटू 20। इसके बाद फिर से ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ड्यू किया हुआ है इन लोगों ने, ये देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा 5000 इंटू कितना हो जाएगा 50। तो देखो कैपिटल का कितना सारा एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर 50 से ये डेबिट होगा, यहाँ पर 20 से ये डेबिट होगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 50 से ये देखो ये 50 और ये 50 दोनों 100, ये जो है कॉल्ड वैल्यू चला जाएगा, ठीक है, और ये प्रीमियम का वैल्यू चला गया। और फॉर फीचर में जितना रिसीव हुआ है, तो रिसीव ये हुआ है बैंक डेबिट 20 रुपीज जो रिसीव हुआ है, तो ये चला जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो इसके पहले वाला एंट्री तुम लोग लिख के करोगे तो और भी तुम लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जो भी हो मेन यहाँ पर प्रीमियम समझना है। अगर प्रीमियम रिसीव होके रखा है ऑलरेडी, क्रेडिट हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग को प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ नोट लगा दिया बिकॉज यहाँ पर ये बता दिया है, देखो हैड नॉट बीन रिसीव, इसीलिए इन लोगों ने डेबिट किया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफीचर जितना पैसा मिल गया। अब उसके साथ नरेशन है। अब यहाँ पर प्रोराटा का सम्स है। देखो प्रोराटा, अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है कि सपोज तुमने 1000 शेयर्स के लिए पैसा दिया, ठीक है 1000 शेयर्स के लिए पैसा दिया, लेकिन कंपनी ने जो अलॉटमेंट दिया है वो सपोज 600 के लिए दिया, जैसे इस क्वेश्चन में है। मतलब जो कंपनी ने एक्स्ट्रा 400 का पैसा लेके रखा है वो नेक्स्ट कॉल के साथ कंपनी एडजस्ट कर देती है। ये वाला हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था। तो देखो प्रोराटा अलॉटमेंट अगर हो रहा है और जो शेयर है वो इशूड एट प्रीमियम है तो क्या होगा, तो जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि जो एप्लीकेशन ही होता है फर्स्ट जो कॉल किया जाता है, और उसी के साथ ही हम लोगों को अगर मिलना होता है तो एक्सेस पैसा मिल जाता है। एक्सेस तभी होता है अगर हम लोग उतने शेयर पे अलॉटमेंट नहीं देना चाहते जितने के लिए एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन किया होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, इस लैंग्वेज का एक ही मतलब है, एक्स्ट्रा पैसा जो आएगा वो पहले कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन जो है वो प्रीमियम का है तो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, देखो मिस्टर शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी XYZ। तो मिस्टर शमी बोल के कोई है, उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कंपनी XYZ में, पेइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन का कितना देना है 2 पर शेयर, बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। उसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर्स उसे अलॉट किया गया, ठीक है। The shares have a face value of ₹10, शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है, एंड ए प्रीमियम ऑफ 2, यानी जो है वो प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम 10 + 2, और उसमें एप्लीकेशन पे 2 पे करना है, विच आर पेएबल एज ऑन। अलॉटमेंट में देखो कितना है 5, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम लगाया है, और फाइनल कॉल जो है वो है ₹5 का, फाइनल कॉल जो है वो ₹5 है। तो एक्चुअली जो पैटर्न है वो इस तरह से हो जाएगा, 2 एप्लीकेशन का 2
अलॉटमेंट का जो है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है यानी 3 + 2, ठीक है। और फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट कॉल नहीं है, फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल जो है 5, तो ये 5 5 एंड 2, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, ठीक है। मिस्टर समी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी यहाँ से कैंसिलेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वो पे नहीं कर पा रहा है, तो अलॉटमेंट जो है वो नहीं दे पाया, डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी, और फाइनल कॉल भी नहीं दे पाया। नॉर्मल सा बात है, जब तक अलॉटमेंट क्लियर नहीं करेगा, वो अगर फाइनल कॉल देना भी चाहे तो कंपनी उससे नहीं देगी, ठीक है। तो जब तक जो मतलब प्रीवियस कॉल है वो पूरा नहीं होने से दूसरा कॉल रिसीव भी नहीं होता है, तो अलॉटमेंट नहीं दे पाया एंड फाइनल कॉल भी फेल हो गया। अब बोल रहा है कि एंट्री पास करना है तुम लोगों को, तो पहले ये बताओ क्या इसमें प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है? हेलो, नो मैम, नहीं हुआ। नहीं हुआ है बिकॉज अलॉटमेंट से फेलियर है, ये देखो ना मैंने क्रॉस लगाया है, अलॉटमेंट से फेलियर है और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम इंक्लूडेड था, यानी प्रीमियम नहीं मिला है। तो क्या प्रीमियम ड्यू, मतलब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू जब हुआ था तो प्रीमियम भी ड्यू हुआ था, ऑब्वियस सा बात है, प्रीमियम ड्यू हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था मैम। हुआ था, तो अगर ड्यू हुआ था तो यानी ये क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होके रखा था, तो क्या अब हम लोग इसे डेबिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो रूल्स था हमारा उस हिसाब से? यस मैम। तो कैंसिल करना पड़ेगा हम लोगों को प्रीमियम का पैसा, ठीक है। और ये फाइनल कॉल का जो है ये फॉरफीचर, बाकी ये दोनों जो है टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फाइनल कॉल बोल के आ जाएगा, फॉरफीचर में चला जाएगा कितना, उतना पैसा जाएगा जितना हम लोगों को रिसीव हुआ था। तो बताओ फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा? इसके लिए प्रोराटा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लोग 600 इंटू 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसके लिए प्रोराटा करके देखना पड़ेगा। तो मैंने जिस तरह से प्रोराटा सिखाया था, तुम लोग प्रोराटा जो है उसे कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि एक्सेस कितना पैसा कंपनी को मिला है। कंपनी 1000 शेयर्स का पैसा जो है वो ले चुकी है, जबकि अलॉटमेंट दी है 600 का, तो मुझे बताओ कि प्रोराटा अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट होगा, सिर्फ अमाउंट बताओ फिलहाल मुझे। सब कोई ट्राई करो, बाकी लोग कोई, हाँ बताओ। हाँ, और एक बार बोलो, और एक बार। 1000। मैम कंपनी एप्लीकेशन रिसीव की है 1000 into 2 तो, और शेयर्स उसको बस प्रोवाइड किया है 600, तो 600 into 2 100, इट मीन्स 2000 minus 1200। हाँ 800 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये देखो। थोड़ा सा सबका आवाज ही मुझे कट जा रहा है, शायद नेटवर्क इशू है, हम एक बार बता देते, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया, जो लोग भी बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो। तो ये देखो 1000 शेयर्स जो है वो उसके ऊपर 2 रुपीज लेके रखा है कंपनी ने, 1000 into 2 यानी 2000, जबकि कंपनी अलॉटमेंट दे रही है 600 शेयर का, तो 600 into 2 यानी कितना पैसा टुवर्ड्स एप्लीकेशन चला जाएगा 1200, तो एक्सेस कितना बचा 800। ये जो है ये कंपनी उससे अलॉटमेंट में क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। लेकिन यहाँ हो चुका है प्रॉब्लम, बिकॉज ये शेयर जो है ये कैंसिल होने वाला है और जो शेयर होल्डर है उसने पेमेंट नहीं किया है, तो जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करना भी है तो ये तो प्रॉब्लम है कि इसने अलॉटमेंट का पैसा बाकी देना ही नहीं है, तो किस तरह से इसका हम लोग एंट्री पास करेंगे? तो बताओ किस तरह से हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे? फॉरफीचर का एंट्री तो वो नॉर्मली रहेगा, जैसे होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिया तुम लोगों से कि प्रीमियम का पैसा क्या ड्यू हुआ था, और ड्यू हुआ है तो क्या रिसीव हुआ है, तो ड्यू हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो उसे, मैम फॉरफीचर में तो बस एप्लीकेशन का अमाउंट ही ना पेड हुआ है। हाँ हाँ, फॉरफीचर में सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट ही जाएगा, लेकिन कितना जाएगा बताओ? मैम 2000 जाएगा, क्योंकि कंपनी तो 2000 लेके रखा है ना, उससे आगे वो जो एडजस्ट करे, लेकिन अभी तो वो 2000 लेके रखा है।
हाँ, तो 2000 है, जितना मिला है उतना ही फॉरफीचर में जाएगा, इसीलिए क्योंकि कंपनी जितना एक बार ले लिया है कुछ भी वापस नहीं करने वाला, इसीलिए पूरा का पूरा 2000 ही जो है वो फॉरफीचर में चला जाएगा, क्योंकि यही रूल्स होता है जब कैंसिल किया जाता है जितना तक शेयर होल्डर ने पे किया है पूरा ही रह जाएगा, चाहे वो प्रोराटा हो चाहे कुछ भी हो। और वैसे भी तो कंपनी ने जो एक्स्ट्रा 800 लेके रखा है वो तो उसे ऐसे भी मिलना चाहिए, बिकॉज उसने तो कॉल किया है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ये नहीं दे पाया, ये इसका प्रॉब्लम था। ठीक है, अब बताओ किस तरह से बाकी एंट्री होगा। जैसे देखो तुम लोगों ने जो एंट्री बताया, मैंने यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट कितना से होगा, जितना शेयर कैंसिल हो रहा है, तो शेयर कैंसिल उतना ही हो सकता है जितना हम लोग होल्डिंग दिए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना होल्डिंग दिया है, 1000 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हम लोगों ने होल्डिंग कितने का दिया है, 600। तो अगर होल्डिंग हम लोग 600 का दे रहे हैं तो कैंसिल भी इतना ही कर सकते हैं, कैंसिल भी इतना ही करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट एंट्री जो है ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू कितना हो जाएगा, कॉल्ड अप क्या फुल्ली था, कॉल्ड अप फुल्ली था शायद, हाँ कॉल्ड अप फुल्ली था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो रिसीव नहीं हुआ है और वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था। तो कितना करके था सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 रुपीज करके था, तो कितना हो जाएगा 1200। तो ये हो गया 1200 सिक्योरिटीज प्रीमियम। और शेयर फॉरफीचर में कंपनी का चला जाएगा 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में उतना जाएगा जितना कंपनी ने रिसीव किया। तो कंपनी ने कितना रिसीव किया था, 1000 इंटू 2 यानी 2000, 1000 इंटू 2 यानी हो गया 2000। अब हम लोगों को क्या करना है, जो पैसा नहीं मिला, 2 शेयर फाइनल कॉल और 2 शेयर अलॉटमेंट। अब हम लोग को चेक करना है कि फाइनल कॉल में कितना जाएगा और अलॉटमेंट में कितना जाएगा, ये हम लोगों को बताना मतलब देखना पड़ेगा। बताओ कितना होगा, फाइनल कॉल में कितना जाएगा ये बताओ। तो देखो सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि हम लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना था, 800, और अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दे देता तो हम लोग को कितना मिलता, 600 इंटू अलॉटमेंट में कितना मिलता, 5, तो कितना मिलता 3000। ठीक है, और ऑलरेडी पेड कितना है 800, तो बच्चा कितना 2200। 2200। ठीक है, और ये जो 5 है इसमें से हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल का कितना था 1800 और प्रीमियम का कितना था 1200। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो कैपिटल के साथ पहले एडजस्ट होगा। तो एक्स्ट्रा पैसा 800 मिला है और कैपिटल में कितना जाना चाहिए 1200। तो ये 800 जो है वो पहले कैपिटल में कितना जाना चाहिए 1800। ठीक है, तो पहले ये कैपिटल के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट होगा। तो अगर हम लोग कैपिटल देखें तो कैपिटल में 1800 मिलना चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोगों को कितना मिल चुका है 800। तो बचा कितना कैपिटल में 1000 का डेफिसिट एंड प्रीमियम का कितना 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 2200। तो ये एंट्री हो जाएगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का एंट्री इस तरह से करना चाहिए, पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग के पास एक्सेस कितना है, फिर ये चेक करना पड़ेगा कि प्रीमियम का कितना बाकी था और कैपिटल का कितना बाकी था। पहले कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे, तो कैपिटल में ही डेफिसिट हो गया 1000 का और 1200 जो है वो प्रीमियम का, यानी अलॉटमेंट का जो है उसका कितना मिलेगा 2200। इस तरह से कैलकुलेट होगा। और फाइनल कॉल का तो पूरा ही है, तो फाइनल कॉल कितना हो जाएगा 600 इंटू फाइनल कॉल कितना करके था, फाइनल कॉल था 5 रुपीज, तो 5 रुपीज तो लिखो यहाँ पर 5 रुपीज, तो कितना हो रहा है देखो 3000। अब देखो टोटल करो 7200 7200।
तो कंसेप्ट समझ में आया। जब भी प्रीमियम होगा एंड प्रोराटा होगा और फॉरफीचर हो रहा है तो बहुत ही इजी है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं, सारा लॉजिक लगा के करना है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि प्रीमियम हम लोगों ने रिसीव किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो क्या पहले ड्यू किया था, तो फिर कैंसिल करेंगे, ठीक है। फिर जब अगर ये प्रोराटा हो रहा है तो ये चेक करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल चुका है। और अगर ये प्रीमियम पे इशू हुआ है, प्रीमियम नहीं मिला है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि टुवर्ड्स प्रीमियम कितना जाना चाहिए, टुवर्ड्स कैपिटल। तो जो एक्स्ट्रा फंड है वो पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे कैपिटल के साथ। सपोज यहाँ पर कैपिटल में 1800 है और अगर हम लोग का एक्स्ट्रा जो पैसा 800 की जगह 1800 होता तो पूरा ये नील हो जाता, तो फिर अलॉटमेंट में कितना जाता पता है, सिर्फ 1200 जाता। या फिर मान लो हम लोगों का एक्सेस जो है वो 800 की जगह 2000 होता, तो हम लोगों को कैपिटल में 1800 एडजस्ट करने के बाद भी कितना बच जाता, 200, जिसके साथ हम लोग प्रीमियम को भी 200 एडजस्ट करने के बाद प्रीमियम में कितना बचता, 1000। तो फिर अलॉटमेंट में कितना लिखना पड़ता, 1000 लिखना पड़ता। इस तरह से होता। तो पहले जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कैपिटल, देन हम लोग एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स प्रीमियम। तो ये छोटा छोटा चीज ही होता है। जो तुम लोग का बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें तुम लोग इसी जो कंसेप्ट है इसी को अप्लाई करोगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट रहता है जिसके वजह से आगे जाके सम्स टैली नहीं होता है। तो ये सारा कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पर एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो ये देखो इसी तरह से किया इन लोगों ने भी। ये देखो 2000 जो है टोटल रिसीव हुआ था एप्लीकेशन का, और हम लोगों को एप्लीकेशन में कितना रिसीव होना चाहिए था 1200, बिकॉज हम लोग 1000 का अलॉटमेंट नहीं दे रहे। एक्सेस कितना 800, अलॉटमेंट में कितना ड्यू हुआ है 3000, जिसमें से प्रीमियम के लिए 1200 और कैपिटल के लिए 1800। अब ये देखो किस तरह से एडजस्ट किया है इन लोगों ने, इस तरह से लिखा है कि प्रीमियम का कितना 1200 पूरा बाकी रह रहा है और कैपिटल का जो था 1800 उसमें से 800 एडजस्ट हो गया तो कितना बाकी रहा 1000। तो 1000 प्लस 1200, ये देखो 2200 अलॉटमेंट का एंट्री इस तरह से हुआ है। अलॉटमेंट में अगर तुम लोग 600 इंटू 5 करोगे तो ये 3000 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग इस तरह से कर दोगे जैसे ये 600 इंटू 5 है तो यहाँ पे 600 इंटू 5 कर दिए तो रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है देखो फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। अब ये कैसा बात हो गया, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फॉरफीचर तभी करेगा कंपनी अगर हम लोग पैसा नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैसा पूरा दिया है फिर भी बोल रहा है फॉरफीचर हो जाएगा। फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर ये कब होता है, देखो forfeiture for non-payment of calls, premium or the unpaid portion of the face value of the shares is one of the main causes for which shares may be forfeited। shares को forfeit करने का रीजन क्या क्या होना चाहिए, या तो किसी ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, प्रीमियम का नहीं दिया, या फिर कुछ अनपेड पोर्शन रखा है, जो भी हो तो उस वजह से फॉरफिट होता है। लेकिन फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप मतलब सारा पेड किया हुआ है, मे बी फॉरफिटेड, ये भी फॉरफिट हो सकता है फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स इफ द आर्टिकल स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। मतलब जो शेयर होल्डर है उसने क्या किया है, उसने जो है वो लोन ले लिया है, ठीक है, वो कंपनी से क्या किया है, लोन लिया है, पैसा वैसा नहीं दे रहा है। तो अगर वो डेब्ट को रियलाइज करवाना है कंपनी को तो कंपनी चाहे तो उसका शेयर फॉरफिट करवा सकती है, जितने रुपए का उसने शेयर होल्ड करके रखा है। तो ये तभी करवा पाएगी अगर ऐसा कोई रूल्स इन लोगों ने पहले जब कंपनी बिल्डअप किया था तब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज अगर मेंशन किया था तो फिर कंपनी इस तरह का भी एक्शन ले सकती है अगेंस्ट शेयर होल्डर, दो उसका पूरा फुल्ली पेड अप है, ठीक है। अब रीइश्यू देखो, फॉरफिटेड शेयर जो हम लोग चाहे तो रीइश्यू कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला है, A forfeited shares is merely shares available to the company for sale। जब शेयर फॉरफिट हो जाता है ना एक बार, मतलब कैंसिल हो जाता है, तो फिर वो कंपनी जो रीइश्यू करती है ना उसे एक्चुअली वो कंपनी के लिए जस्ट एक सेल है, ठीक है, एंड रिमेन वेस्टेड इन द कंपनी फॉर द पर्पस, फॉर दैट पर्पस ओनली, और कंपनी के पास वो सेल करने के लिए ही रहता है। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट ओनली सेल। इसे हम लोग और अलॉटमेंट नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते सेल। अलॉटमेंट तो एक बार हो चुका है, ये हम लोग सेल कर रहे हैं।
The shares after forfeiture in the hands of the company is subject to an obligation to dispose it of. ये कंपनी का एक लाइबिलिटी बन जाता है कि इसे कंपनी को डिस्पोज यानी सेल करना पड़ेगा. इन प्रैक्टिस forfeited shares are disposed of by auction. तो इसके लिए कंपनी ऑक्शन करती है कि बिडिंग करो, हम अपना ये शेयर जो है ये सेल करना चाहते हैं. These shares can be reissued. ये शेयर जब रीइश्यू होता है at any price, कोई भी प्राइस पे हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है. देखो क्या, so long as the total amount received, जो पैसा ऑलरेडी इस शेयर पे रिसीव है, यानी तुम लोग जिसे 2 शेयर फॉरफीचर कर रहे थे, ठीक है, फॉर दोज शेयर्स is not less than the amount in arrear on those shares. मतलब जब हम लोग इसे रीइश्यू करेंगे तो जो पैसा हम लोगों को रिसीव होगा, वो पैसा जो हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ उससे कभी भी कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब जब तुम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, यानी जब रीइश्यू कर रहे हो शेयर को, तो जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि सेल कर रहे हो, सेल करोगे तो पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा ऑलरेडी इस पे जितना पैसा हम लोगों को नहीं मिला उससे वो कम नहीं होना चाहिए. सपोज शेयर पे हम लोगों को टोटल 10 रुपीज का शेयर था, हम लोगों को 8 मिला और 2 नहीं मिला, तो जब हम लोग रीइश्यू करेंगे तो रीइश्यू करके जो पैसा मिलेगा, ठीक है, वो ये 2 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए. ये 2 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए. 3, 4, 5 ऐसा नहीं कि 1 रुपीज मिला हम लोगों को, ये नहीं चलेगा. मतलब जो अनपेड अमाउंट था उस पे, उससे कम पे हम लोग इसे रीइश्यू नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखो एंट्री क्या बोल रहा है. एंट्री में बोला है कि जब हम लोग सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है. उसी तरह से देखो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो पैसा मिल रहा है रीइश्यू करने पे. फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, लॉस ऑन रीइश्यू. लॉस मतलब ओरिजिनली जितने पे हम लोगों ने शेयर को इशू किया था और अभी जितने पे कर रहे हैं, उन दोनों का जो गैप होता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन रीइश्यू और टू शेयर कैपिटल. अच्छा, फिर देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अब कैपिटल रिजर्व में कौन सा जाएगा, जो प्रॉफिट होगा. ये अब हम जो है एग्जाम्पल के साथ समझा रहे कि क्या होगा. एक एग्जाम्पल जो है इसे समझाते हैं तो तुम लोग को एंट्री अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है कि मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each on which 75 per share has been called up. तो called up कितना था, 75. तो कंपनी को ये था कि मुझे 75 मिल जाएगा कितने शेयर पे, 2000 शेयर पे. ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों में ही पैसा नहीं दे पाया और दोनों ही 25 करके था. तो अलॉटमेंट था 25, फर्स्ट कॉल था वो भी था 25, दोनों ही अनपेड है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. द डायरेक्टर फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर्स. 2000 में से 1500 रीइश्यू कर रहा है. 65 पर शेयर पेड अप एज 75 पर शेयर. जो 75 वाला था वो 65 में क्या कर रहा है, वो रीसेल कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है, एक्चुअली री इश्यू कर रहा है 1500. तो अगर ये 25 का था तो फिर एप्लीकेशन कितने का था, क्योंकि ये टोटल तो 75 तक कॉल्ड अप किया हुआ था, तो फिर एप्लीकेशन कितना होगा, बैलेंस करो. $25 का होगा. अलॉटमेंट अगर 25 है, फर्स्ट कॉल अगर 25 है, तो एप्लीकेशन भी कितने का होगा, एप्लीकेशन भी 25 का ही होगा ना, तभी तो 75 हो रहा है ओवरऑल. हाँ कि ना. यस मैम. हाँ, तो फिर देखो एप्लीकेशन का 25 मिला है हम लोगों को, तो शेयर फॉरफीचर में तो इतना जाएगा. बाकी हम लोग को फॉरफीचर का एंट्री बोला है क्या, रिकॉर्ड द अबव फॉरफीचर एंड रीइश्यू. तो तुम लोग फॉरफीचर तो सीखे हो, तो मुझे फॉरफीचर का एंट्री तुम लोग बताओ क्या होगा, फिर हम तुम लोग को रीइश्यू का एंट्री सिखाते हैं. फॉरफीचर का एंट्री बताओ क्या होगा. फॉरफीचर में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर और 2 हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिला और 2 हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, 2000 इंटू 25. सही हो रहा है. अलॉटमेंट में कितना जाएगा बताओ, 2000 इंटू 25. फॉरफीचर में कितना जाएगा, उसमें भी 2000 इंटू 25, क्योंकि 25 करके ही नहीं मिला और 25 करके ही मिला है. और यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू कितना हो जाएगा, 75. बताओ, ऐसा ही होगा ना. हेलो. हाँ, तो देखो
क्या किया इन लोगों ने, अच्छा ये इक्विटी शेयर नहीं था, सॉरी प्रेफरेंस शेयर। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब तुम लोग क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो सिर्फ इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर जो है वो नाम यूज करना पड़ेगा। तो ये देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 into 75, ये देखो मेरे साथ टैली करो, 2000 into 75 टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, तो 2000 into 25 50,000 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, ये देखो फर्स्ट कॉल मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है, अलॉटमेंट पहले लिखना चाहिए, 2000 into 25 क्योंकि पहले अलॉटमेंट ही कॉल किया गया था, और फॉरफिटेड में भी चला जाएगा 2000 into 25 यानी 50 रुपीज चला गया, तो ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को जो एंट्री करना है वो री इशू का करना है। अब बताओ री इशू कितने में हुआ है, री इशू जो है वो हुआ है 65 में, और री इशू का एंट्री क्या होता है, ये देखो री इशू का एंट्री ऐसा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बताओ री इशू कितना शेयर री इशू हुआ है, एक बार पढ़ लो यहाँ पर और मुझे बताओ कि कितना, 1500, ठीक है, और कितने में हुआ है 65, तो 1500 into 65 होना चाहिए ये वाला, ये देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 into 65 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो डेबिट हो रहा है ये हो रहा है लॉस ऑन री इशू। ये क्या है, हम लोगों का शेयर कितने का था 75, हम लोगों ने री इशू कितने में किया 65, तो लॉस कितने का हो गया 10 रुपीज का लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा 1500 into 10, और टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा 1500 into 75, मतलब जितना से डेबिट हुआ उतना से हो गया क्रेडिट, ये हो गया रिसीव का एंट्री। अब जो ये है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसका क्या है, ये देखो ये कैसे होता है, तो यहाँ पर थोड़ा हैजेट्स हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं। ये देखो बैंक का एंट्री जो है वो टैली कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 into 65 फॉरफिटेड शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा प्रेफरेंस शेयर लिखोगे तुम लोग, हाँ मैंने वहाँ इक्विटी शेयर पे दिखा दिया। अब ये देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैसे होगा, देखो हम लोग को ये देखना है कि हम लोगों को कितना पैसा रिसीव हुआ था, मैंने बोला था ना कि जितना में करेंगे वो कम नहीं होना चाहिए। देखो हम लोगों को कितना पैसा रिसीव हुआ था, जो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उसमें कितना रिसीव हुआ था, हम लोगों ने जो फॉरफिट किया उस पर टोटल कितना रिसीव हुआ है, ये वाला अमाउंट, ये वाला रिसीव है, तभी तो वो 2 शेयर फॉरफिचर हुआ है, और ये कितने शेयर पे रिसीव है 2000 शेयर पे, तो पर शेयर पे रिसीव कितना हुआ है ये बताओ पहले, पर शेयर पे रिसीव कितना हुआ है, ये देखो पर शेयर पे रिसीव हुआ है 25। एक बार जब तुम लोग फॉरफीचर का एंट्री कर रहे थे हम लोग, तो क्या दिखाए थे, हम लोगों को कितना मिला था, हम लोग को 25 रुपीज करके 2000 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला था 50,000, यानी हम लोगों को फॉरफिट जब किए थे तो एक एक शेयर पे कितना रुपीस हम लोगों को रिसीव होके रखा है 25, और हम लोग जब फिर से उसे रीइश्यू किए तो 75 में किए, लेकिन लॉस कितने का हो गया 10। अगर री इशू नहीं करना पड़ता, अगर वो जो जिसने फेलियर हुआ है वो अगर 75 दे ही देता तो लॉस नहीं होता ना, तो 75 वाला शेयर जब 65 पे दोबारा हम लोग सेल कर रहे हैं यानी री इशू कर रहे हैं, तो लॉस कितने का हो गया 10। अब जो फॉरफीचर ये जो है ये क्रेडिट वाला अमाउंट था, अब ये फॉरफीचर अभी हम लोग डेबिट किए इतने से, ठीक है, तो दोनों को एडजस्ट करके फॉरफीचर में कितना बच गया 15 रुपीज, ठीक है, फॉरफीचर में कितना बच गया 15 रुपीज, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, रिजर्व मतलब मैम ये 15 रुपीज कहाँ से आया, ये 15 रुपीज, ये तो 25 माइनस 10, मतलब देखो तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि तुम लोगों ने जब शेयर को फॉरफिट किया था, जब फर्स्ट तो फॉरफिट करना पड़ेगा फिर री इशू हो सकता है, ये देखो फर्स्ट क्या करना पड़ता है फॉरफिट, जब फॉरफिट कर रहे हैं तो हम लोगों को कितना रिसीव हुआ है, देखो कुछ तो रिसीव हुआ है, जब फॉरफिट करते हैं कुछ ना कुछ रिसीव हो ही जाता है, एप्लीकेशन तो हो ही जाता है, कितना रिसीव हुआ है 50,000, ये कितने शेयर पे रिसीव हुआ है 25 शेयर नहीं 2000 पे 25, हाँ, तो एक एक शेयर पे कितना हो गया है 25,
2000 पे अगर 50,000 हुआ है तो पर शेयर पे कितना रिसीव होके रखा है, पर शेयर पे हम लोगों को यहाँ पर 25 रिसीव हुआ। अब सेकेंड, हम लोगों ने जब रीइश्यू किया तब एक चीज ध्यान दो, 2000 रीइश्यू नहीं किया है, उसमें से कुछ किया है और इस कुछ शेयर का वैल्यू है 1500, ठीक है। और हम लोगों ने एक एक शेयर 65 पे रीइश्यू किया था जो 75 का था। तो एक्चुअली जब हम लोगों ने रीइश्यू किया तो हम लोग का लॉस पर शेयर पे हो गया 75 माइनस 65, यानी कितने का लॉस हो गया, 10। तो ये देखो फॉरफीचर जो क्रेडिट हुआ था वो 25 से क्रेडिट हुआ था, और जब डेबिट हुआ वो कितने से डेबिट हुआ, ₹10 से डेबिट हुआ। तो नेट कितना होता है, 25 क्रेडिट और ₹10 डेबिट फॉर द सेम लैंग्वेज, दैट इज फॉरफीचर। तो बताओ नेट क्या होगा, मतलब 25 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पर क्रेडिट पॉजिटिव शो कर रहा है बिकॉज ये जो है ये प्रॉफिट है, और डेबिट नेगेटिव शो कर रहा है बिकॉज ये जो है ये लॉस है। तो +25 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, +15। और यहाँ पर प्लस मतलब क्या है, क्रेडिट। यानी हम लोगों का जो फॉरफीचर अकाउंट है आफ्टर री इशू अभी भी उसमें ₹15 हम लोग क्रेडिट रख सकते हैं। मतलब हम लोगों को ₹25 मिला था उस शेयर पे जो शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया था हर एक शेयर पे, और इसे जब हम लोग रीइश्यू करने गए तो हम लोगों का एक लॉस हो गया ₹10। तो हम लोगों ने तो 25 लेके रखा था और 10 हम लोगों का लॉस हुआ, तो फिर भी कितना बच गया, हम लोगों के पास ₹15 बच गया। अब ये जो बचा हुआ वैल्यू है इसे हम लोगों को करना चाहिए, ये देखो रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। तो अब देखो क्रेडिट है एंट्री, यहाँ पर 15 क्रेडिट आया था, तो इसे अगर हम लोगों को रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो जब किसी चीज को ट्रांसफर करेंगे तो उसे वो क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे। तो ये क्रेडिट था तो इसे हम इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, डेबिट। अब 20 to 500 किस लिए आया, बिकॉज ये 1500 शेयर के लिए था। ये देखो ये कितने शेयर के लिए कर रहा है, रीइश्यू कितना हुआ है 1500 इंटू 25, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 1500 इंटू 25। ये क्रेडिट बैलेंस ही है, लेकिन जब इसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट कैंसिल हो गया और ये चला गया कैपिटल रिजर्व में। यही वाला चीज यहाँ पर नीचे इन लोगों ने ये देखो किया है 15 इंटू 1500, ये जो है सरप्लस पर शेयर। तो बताओ समझ में आया एग्जाम्पल। यस मैम। अब यहाँ पर बता देते हैं, देखो यहाँ पर जो इन लोगों ने बताना चाहा था, ये देखो यहाँ पर इन लोगों ने बताया था ना कि ये देखो यहाँ पर बताया कि जब हम लोग शेयर रीइश्यू करेंगे एट एनी प्राइस, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 75 वाला 65 पे किया, सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर दोज शेयर इज नॉट लेस देन द अमाउंट इन एरियर ऑन दोज शेयर। जो एरियर था, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर था इस पे जो एरियर अमाउंट था एक बार चेक कर लो, एरियर अमाउंट जो है वो कितना था, अलॉटमेंट का 50,000 और ये कितना था 50,000, 50-50 कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने रिसीव किया तो कितना रिसीव किया, ये देखो रिसीव करने के बाद भी हम लोग के पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, अच्छा एक मिनट ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं लैंग्वेज। यहाँ पर बोला है कि दिस शेयर्स कैन बी इश्यूड एट एनी प्राइस सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल एलओटी एंड द सेकंड परचेजर। अच्छा दोनों मिला के ओरिजिनल एलओटी से कितना मिला है, ओरिजिनल एलओटी से हम लोग को मिला था ये 50,000 और ये 97,500, दोनों को ऐड करो 50,000 सेम शेयर पे, मतलब पहले 50,000 मिला था फिर उसी शेयर पे क्योंकि 2000 में से 1500 हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं तो कितना मिला 97,500, दोनों का टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है मैम 1,47,500। हाँ वो जो एरियर अमाउंट है दैट इज 50,000 उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एरियर अमाउंट कितना है 1 लाख, उससे तो ज्यादा ही है, हाँ कि ना। वही चीज वहां पर बताया है, इसीलिए एक बार एग्जांपल कर लिए ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये देखो दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट एनी प्राइस, किसी भी प्राइस पे रीइश्यू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ओरिजिनल एलओटी था मतलब जिसे फर्स्ट बार दिए थे जिससे फॉरफिट कर लिए हम लोगों ने, और सेकंड जो परचेजर है उन दोनों का जो टोटल रिसीव अमाउंट है वो कभी भी एरियर अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, और मैंने एग्जाम्पल से बताया भी कि अमाउंट क्या होना चाहिए। उसके बाद एंट्री, ये तो अभी हम लोगों ने सीखा, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड यहाँ पर शेयर पे जो लॉस होगा वो चेक करना है, अगर लॉस नहीं होगा तो नहीं लॉस लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, फिर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व किस तरह से करना है वो मैंने बताया। अब देखो क्या बोला है कि
यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोला है, तो लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। तो ये देखो, ये जो लॉस ऑन रीइश्यू हो रहा है ना, लॉस ऑन रीइश्यू मतलब ये वाला, जैसे 75 का शेयर 65 में हुआ, तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो गया 10। ये कभी भी फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लॉस ऑन रीइश्यू एक बार चेक करो कितना हुआ है। लॉस ऑन रीइश्यू हुआ है 15,000, ठीक है, 10 रुपीज करके 1500। और जो फॉरफिटेड अमाउंट है उससे बोल रहा है कि कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉरफिटेड अमाउंट ये 1500 का है, तो अगर 1500 का फॉरफिटेड अमाउंट कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना होगा। ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये तो एक्चुअली कितने का है, 2000 का है। तो मुझे 1500 इंटू ये कितना करके है 25, बताओ कितना होता है, फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। 37,500। हाँ, और ये कितना हुआ है 15,000। तो ये जो है, ये कभी भी लॉस से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअली जो रिसीव हुआ है, लॉस उससे क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, तभी कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। ये कम होना चाहिए। तो क्या ये हम रूल्स है कि जो हम लोग का लॉस ऑन री इशू हो रहा है, जो 10 रुपीज हो रहा है, वो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो फॉरफिटेड अमाउंट। अगर सिंगल सोचोगे एक शेयर के लिए, तो फॉरफिटेड शेयर पे 25 रुपए मिलकर रखा है और लॉस ऑन री इशू है 10 रुपीज। तो ये जो फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट है, ये लॉस ऑन रीइश्यू से, मतलब लॉस ऑन रीइश्यू 30 रुपीज नहीं हो सकता है, या फिर 26 भी नहीं हो सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद है, इफ द लॉस ऑन रीइश्यू लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और लॉस ऑन रीइश्यू जो है वो फॉरफिटेड अमाउंट से अगर कम है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। वो तो अभी हम लोगों ने देखा, फॉरफिटेड अमाउंट था 25, लॉस ऑन रीइश्यू था 10, तो बाकी बचा 15 रुपीज, जिसको हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो, द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अमाउंट ओरिजिनली पेड अप नॉट येट रीइश्यूड शुड बी शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी रीइश्यू नहीं किया अभी तक, ठीक है, बाद में करेगा, या फिर अभी करने का कोई चांसेस नहीं है, तो हम लोग वो फॉरफिटेड अमाउंट जो हम लोग के पास रिसीव हुआ है, बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है, बाकी सब ऑलरेडी पहले डेबिट था तब क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जो फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर, जो पहले कभी भी डेबिट नहीं हुआ था, ऐसा कोई लैंग्वेज या फिर क्रेडिट नहीं हुआ था, उसका क्या, इसको हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर हम लोगों को दिखाना है। क्यों दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में से ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी तो टूवर्ड्स कैपिटल ही हम लोग को मिला है, शेयर इशू करने पे पैसा मिलता है, बैंक टू शेयर कैपिटल। और ये फॉरफिटेड जो अमाउंट है, ये भी तो शेयर पे ही हम लोग को रिसीव्ड है, पूरा नहीं है, पार्टली रिसीव्ड है जितना मिला है। तो ये फॉरफिचर अमाउंट भी क्या होता है, रिसीव्ड अमाउंट ही होता है। तो अगर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हालत में बचा हुआ है, तो फॉरफिटेड अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल के साथ ऐड हो जाना चाहिए। अब देखो, व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, जैसे अभी हम लोगों ने किया था, 2000 शेयर था, कैंसिल हुआ, लेकिन 1500 शेयर ही उसी में से रीइश्यू हुआ था। तो अगर सिर्फ 1500 शेयर रीइश्यू होता है, देन the profit made on reissue on such portions of share must be transferred to capital reserve। मतलब सिर्फ उतना 1500 शेयर के लिए हम लोग को सारा कैलकुलेट करना है। ये लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर पार्टली रीइश्यू होगा, जैसे 1500 था, पार्टली था, तो पार्टली के हिसाब से ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ना कि 2000 के हिसाब से, ठीक है। When the shares are reissued at a loss, अगर रीइश्यू जैसे लॉस में हुआ, जैसे 75 का शेयर हम लोगों ने 65 में किया, तो रीइश्यूड एट क्या हो गया, लॉस। सच लॉस इज टू बी डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसको हम लोगों ने 10 रुपीज से किया है, डेबिट किया है, वही बताया। इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्राइस व्हिच इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जिसका एग्जांपल अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, कि जो शेयर हम लोगों ने इशू किया था उसको जब री इशू कर रहे हैं, वो अगर मोर देन द फेस वैल्यू कर रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे कहाँ भेजना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ये सिर्फ सुन के रख लो, नेक्स्ट दिन जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। ये 5 पॉइंट्स जो है इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, आज जो क्वेश्चन किया है 5 पॉइंट को रिलेट कर रहा है। और लास्ट जो है, इफ द रीइश्यू अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट टेकन टुगेदर, रीइश्यू अमाउंट और फॉरफिटेड अमाउंट दोनों का अगर टोटल कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, exceeds the face value of the share reissued, it is not necessary to transfer such amount to securities premium account। तो ये जब नेक्स्ट दिन ये वाला करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा में हो रहा है तो क्या होगा, तो ये समझ जाओगे। लेकिन तुम लोगों को ये पॉइंट जो है ये समझना पड़ेगा, नहीं तो जो ब्रॉड क्वेश्चन होगा वो नहीं कर पाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा। तो ये जो पॉइंट है ये तभी समझ पाओगे, जो आज का एग्जाम्पल है इसे खुद
खुद से लिखोगे, खुद से करोगे और जैसे जैसे मैंने समझाया उसी तरह से समझने का कोशिश करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कब कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, कब कितना अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में जाना चाहिए, डेबिट कितना होगा, क्रेडिट कितना होगा। तो आज ही प्लीज तुम लोग करना, क्योंकि इसे अगर कल भी करोगे ना तो भूल जाओगे मतलब जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से तुम लोग ध्यान नहीं रख पाओगे। तो यहाँ से तुम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं करना है, हम तुम लोग को क्वेश्चन सेंड करेंगे, ठीक है। ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम तुम लोगों को थोड़ा लेंथी क्वेश्चन सेंड करेंगे ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस अच्छा बने, ठीक है। और प्लीज तुम लोग सबको वो क्वेश्चन सॉल्व करना, और मैंने कंसाइनमेंट का भी सबको भेजा है, ठीक है। तो तुम लोग मतलब मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो या ना करो, कम से कम कॉपी में करो। तो जब हम क्लास में वो डिस्कस तो कर ही देते हैं होमवर्क, तो जब क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि तुम लोग देख पाओ कि समझ पाओ कि तुम लोग क्या सोच रहे थे और कहाँ पर गलत हुआ है या फिर कहाँ पर सही हुआ है। तो ये वाला सब तुम लोग देख पाओ, इसके लिए तुम लोगों को लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे तो तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तुम लोग अगर करके मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे तो भी ठीक है, अगर बाई चांस में हम नहीं देख पाते हैं तो जब डिस्कस करेंगे तो जरूर तुम लोग को हेल्प होगा, तो तुम लोग अपनी कॉपी में जरूर करना। और आज जो सीखे हो और ये वाला ऑब्वियसली इसी चीज को प्रैक्टिस करो, उसके बाद जब हम होमवर्क देंगे तो तुम लोग वो होमवर्क को सॉल्व करना। और कंसाइनमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, उसमें अच्छा अच्छा सम्स दिया है मैंने, मतलब थोड़े टफ लेवल का ही दिया है, तो वो सब प्रैक्टिस करोगे तो वो वाला चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसे भी प्रैक्टिस करना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।